मुंशी प्रेमचंद का शाहकार अफसाना बड़े घर की बेटी पेश है। बेनी माधव सिंह मौजू गोरीपुर के जमींदार और नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बड़े साहब सरवत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं उस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी की मौजूदा नेमो बदल एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर गोश्त तो ना था, मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह ने निस्फ से जाहिद जायदाद 2 किलो कौनस की और अब उसकी सालाना आमदनी 1000 से जाहिद न थी। ठौकर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने एक मुद्दत दराज की जा निकलाही के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का दूसरा शेर ताज़ा दूध नाश्ता कर जाता था। श्रीकंठ उसके बिल्कुल जिद थे। उन ज़ाहिरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेज़ी हुरूफ बीए पर कुर्बान कर दिया था। उन्हीं 2 हुर्फों ने उनके सीने की कुशादगी, कद की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हजम कर ली थी। ये हजरत अब अपना वक्त फुर्सत तिब के मुताले में सिर्फ करते थे। आयुर्वेदिक दवाइयों पर ज़्यादा अकीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे से अक्सर खिरल की खुशगवार पहम सदाएं सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वेदों से बहुत खत्तो किताबत रहती थी। श्रीकंठ बावजूद अंग्रेज़ी डिग्री के अंग्रेज़ी माशरत के बहुत मदाना थे। उनके बरक्स वो अक्सर बड़े शदोमत से उसकी मज़ामत किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बड़े जोश से रामलीला में शरीक होते और ख़ुद कोई न कोई रूप रोज़ धरते। उन्हीं की ज़ात से गोरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्म व रिवाज का उनसे ज़्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से कोई होगा। खुसूसन मुश्तरका ख़ानदान के वो ज़बरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुंबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो वहशत होती है, उसे वो मुल्क और कौम के लिए फाल बद ख्याल करते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें कबूलियत की निगाह से ना देखती। बाज़ शरीफ ज़ादियाँ तो उन्हें अपना दुश्मन समझती थीं। खुद उन्हीं की बीवी उनसे इस मसले पर अक्सर ज़ोर शोर से बहस करती थी, मगर इस वजह से नहीं कि उसे अपने ससुर, सास, देवर, जेठ से नफ़रत थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम खाने और तरा देने पर भी कुंबे के साथ निभा ना हो सके तो आए दिन की तकरार से ज़िंदगी तल्ख करने के एवज़ यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े ख़ानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकादार थे। आलीशान महल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फट्टन बहलियाँ, शिकारी, कुत्तेबाज, बहरी, शकरे, जुर्रे, फरश फरोश, शीशा आलात, आनरी मजिस्ट्रेटी और कर्ज जो एक मुअज़्ज़िज़ तालुकादार के लवाज़मात होते हैं, वो उन सब से बहरावर थे। भूप सिंह नाम था। फराख दिल, हौसलामंद आदमी था, मगर किस्मत की खूबी, लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां ही लड़कियां हुईं और 7 जिंदा रहीं। अपने बराबर या ज़्यादा ऊंचे ख़ानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में तो उन्होंने 3 शादियां दिल खोल कर की, मगर जब 15-20 हज़ार के मकरूज़ हो गए तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज़्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भोप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े पसो पेश में थे कि उसकी शादी कहाँ करें। ना तो ये चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े और ना यही मंजूर था कि उसे अपने तई बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज़ श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने के लिए आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौरो तरीक देखकर रीझ गए। हाथ मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरियों की वो बचपन से आदी हो रही थीं, उनका यहाँ वजूद भी न था।
हाथी घोड़ों का तो क्या जिक्र, कोई खूबसूरत सजी हुई बेली भी न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, उसे संदूक से निकलना नसीब न हुआ। गरीब शाम सवेरे अपने बागीचे में सैर करने की आदी थी, मगर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक ना थीं, ना ज़मीन पर फर्श, ना दीवारों पर तस्वीरें। ये एक सीधा सादा और दहकानी मकान था, मगर आनंदी ने थोड़े ही दिनों में उन तब्दीलियों से अपने तईं इस कदर मानूस बना लिया, गोया उसने तकल्लुफ़ात कभी देखे ही न थे। एक रोज़ दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गियाँ लेके हुए आए और भावच से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना पकाकर उनकी मुंतज़िर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी पाव से ज़्यादा न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत शुआरी का सबक अभी अच्छी तरह ना पड़ी थी। उसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी न था। बोले, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, इसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा सी बात पर तंग जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावच की ये जबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, मेके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, औरत गालियां सहती है, मार सहती है, मगर मेके की निंदा उसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मेरा भी तो लाख का, वहाँ इतना घी रोज नाई कहाँ रखा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है तौले से जबान खींच लूं। आनंदी को भी गुस्सा आया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वो होते तो आज उसका मज़ा चखा देते। अब नौजवान अजट ठाकुर से जब्त ना हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी, जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंका और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाव रोका, सर बच गया, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत शौहर की ज़ात है, उसे शौहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। श्रीकंठ सिंह हर शंबे को मकान आया करता था। जुमेरात का ये वाकया था। 2 दिन तक आनंदी ने ना कुछ खाया न पिया, उनकी राह देखती रही। आखिर शंबे को हस्बे मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की और माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे, और सिलसिला तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बे इंतहा अस्तराब के आलम में काटे। बारे खाने का वक्त आया, पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा घर में समझा दीजिए कि ज़बान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खूब हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम लोग भी कोई कुड़मी कहार नहीं है। श्रीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मेके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ, खा पीकर आनंदी के पास गए, वो भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, हाँ बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़े और झंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाओ तो मुंह झुलस दो। श्रीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, किस्मत की खूबी है, वरना एक गवार लोंडा जिसे चपरासी गिरी करने की भी तमीज़ नहीं, मुझे घड़ाव से मारकर यूं अकड़ता ना फिरता, बोटियां नोचवा लेती। उस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है। श्रीकंठ, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे गोश्त पकाने को कहा, घी पाव भर से कुछ ज़्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं,
बस उसी पर मेरे मेके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। बोली कि वहाँ इतना घी नाई का हार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझ पर खड़ाव फेंक मारा। अगर मैं हाथ ना रोक लूँ तो सर फट जाए। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक नौबत पहुँच गई। ये लोंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहमुल बहुत था। उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही नहीं था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब मेरा निभा इस घर में ना होगा। और इसी मायने के दूसरे जुमले से निकालने के लिए श्रीकंठ सिंह ने अपने कई हमजूलियों को बारहा आड़े हाथों लिया था। जब उसका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता था, वो इसका मजाका उड़ाते और कहते, तुम लोग बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के लिए बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका ख़ानदान का ये पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा, अब मेरा निभा इस घर में ना होगा। नासा की ज़बान इसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के पेच में आकर जब्त और हलम रुखसत हो जाते हैं। बेनी माधव सिंह घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हट धर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा घर पे रहता था और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ा और जूतों की बौछार होती है। खड़ी बात तक मजायका नहीं। कोई एक के दो कह ले, यहाँ तक मैं जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा, तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं। उनका मिजाज बहुत बढ़ाना अच्छा बात नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलहदगी की आफतों से बचा दिया है। मगर जिस औरत की इज्जत और आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूँ, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए, मैं अपने ऊपर बहुत जबर कर रहा हूँ। अब बेनी माधव भी गरमाए, ये कुफ्र ज्यादा ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। उससे जब कोई भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव, औरत के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बायस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने के लिए तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी वकू में आई। इसी असना में कई और आदमी हुक्का तंबाकू करने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि श्रीकंठ बीवी के पीछे बाप से आमादा जंग में है तो उनका दिल बहुत खुश हुआ और तरफीन की शक्कर रेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगीं। कुछ ऐसे हासिद भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रवि पर दिल ही दिल में जलते थे। श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वो खतावार है। उसने इतना इल्म हासिल किया, ये भी उसकी खता है। बेनी माधव बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, ये बुरी बात है। वो बिना उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते, ये उनकी हमाकत है। इन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें बर आईं। कोई हुक्का पीने के बहाने से, कोई लगान की रसीद दिखाने के हेले से आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराना आदमी समझ गया कि आज ये हजरात दिल में फूले नहीं समाते। उसके दिल ने ये फैसला किया कि उन्हें खुश ना होने दूंगा, खा अपने ऊपर कितना ही जबर हो। यकायक लहजा तकरीर नरम करके बोले, बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल बाहर नहीं हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे वो करो। अब तो लड़के से खता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान झलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझा। अपने डिपेंडिंग क्लब में उसने अपनी बात पर उड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसे के दौरान पेच से वाकिफ ना था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था, वहां तक उसकी निगाह ना पहुंची। बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता।
باپ: بیٹا تم عقل مند ہو اور عقل مند آدمی گواروں کی بات پر دھیان نہیں دیتا۔ وہ بے سمجھ لڑکا ہے، اس سے جو کچھ خطا ہوئی اسے تم بڑے ہو کر معاف کر دو۔ بیٹا: اس کی یہ حرکت میں ہرگز معاف نہیں کر سکتا، یا تو وہی گھر میں رہے گا یا میں ہی رہوں گا۔ آپ کو اگر اس سے زیادہ محبت ہے تو مجھے رخصت کیجیے، میں اپنا بوجھ آپ اٹھا لوں گا۔ اگر مجھے رکھنا چاہتے ہیں تو اسے ہی کہیے، جہاں چاہے چلا جائے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لال بہاری سنگھ دروازے کی چوکھٹ پر چپ چاپ کھڑا بڑے بھائی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ان کا بہت ادب کرتا تھا۔ اسے کبھی اتنی جرات نہ ہوئی کہ سری کنڈ کے سامنے چارپائی پر بیٹھ پائے، یا حقہ پی لے، یا پان کھا لے۔ اپنے باپ کا بھی اتنا پاس و لحاظ نہ کرتا تھا۔ سری کنڈ کو بھی اس سے دلی محبت تھی۔ اپنے ہوش میں انہوں نے کبھی اسے گھڑکا تک نہیں تھا۔ جب الہ آباد سے آتے تو ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لاتے۔ مقدر کی جوڑی انہی نے بنوا دی تھی۔ پچھلے سال جب اس نے اپنے سے ڈیوڑے جوان کو ناگ پنچمی کے دنگل میں پچھاڑ دیا تو انہوں نے خوش ہو کر اکھاڑے ہی میں جا کر اسے گلے سے لگا لیا تھا اور 5 روپے کے پیسے لٹائے تھے۔ ایسے بھائی کے منہ سے آج ایسی جگر دوست باتیں سن کر لال بہاری سنگھ کو بڑا ملال ہوا۔ اسے ذرا بھی غصہ نہ آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے فعل پر آپ نادم تھا۔ بھائی کے آنے سے ایک دن پہلے ہی سے اس کا دل ہر دم دھڑکتا تھا کہ دیکھو بھیا کیا کہتے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گا، میں ان سے کیسے بولوں گا، میری آنکھیں ان کے سامنے کیسے اٹھیں گی۔ اس نے سمجھا تھا کہ بھیا مجھے بلا کر سمجھا دیں گے۔ اس امید کے برخلاف آج وہ انہیں اپنی صورت سے بیزار پاتا تھا۔ وہ جاہل تھا، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ بھیا میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر سری کنٹھ اسے اکیلے بلا کر 2-4 سخت باتیں، بلکہ 2-4 تمانچے لگا بھی دیتے تو شاید اسے اتنا ملال نہ ہوتا۔ مگر بھائی کا یہ کہنا کہ اب میں اس کی صورت سے نفرت رکھتا ہوں، لال بہاری سے سہا نہ گیا۔ وہ روتا ہوا گھر میں آیا، اپنی کوٹھڑی میں جا کر کپڑے پہنے، آنکھیں پونچھی، جس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ روتا تھا۔ تب آنندی کے دروازے پر آ کر بولا: بھابھی، بھیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ اس گھر میں نہ رہیں گے۔ وہ اب میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے میں اب جاتا ہوں، انہیں پھر منہ نہ دکھاؤں گا۔ مجھ سے جو کچھ خطا ہوئی ہے اسے معاف کرنا۔ یہ کہتے کہتے لال بہاری کی آواز بھاری ہو گئی۔ جس وقت لال بہاری سنگھ سر جھکائے آنندی کے دروازے پر کھڑا تھا، اسی وقت سری کنٹھ سنگھ بھی آنکھیں لال کیے باہر سے آئے۔ بھائی کو کھڑا دیکھا تو نفرت سے آنکھیں پھیر لی اور کترا کر نکل گئے، گویا اس کے سائے سے بہت پرہیز ہے۔ آنندی نے لال بہاری سنگھ کی شکایت تو شوہر سے کی، مگر اب دل میں پچھتا رہی تھی۔ وہ طبعاً نیک عورت تھی اور اس کے خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ معاملہ اس قدر طول کھینچے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کے اوپر جھنجھلا رہی تھی کہ یہ اس قدر گرم کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ خوف کہ کہیں یہ مجھے الہ آباد چلنے کو نہ کہنے لگیں تو میں کیسے کیا کروں گی، اس کے چہرے کو زرد کیے ہوئے تھا۔ اسی حالت میں جب اس نے لال بہاری کو دروازے پر کھڑا یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب میں جاتا ہوں، مجھ سے جو خطا ہوئی مجھے معاف کرنا، تو اس کا رہا سہا غصہ بھی پانی ہو گیا۔ وہ رونے لگی۔ دلوں کا میل دھونے کے لیے آنسو سے زیادہ کیا کارگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے۔ سری کنٹھ کو دیکھ کر آنندی نے کہا: لالا باہر کھڑے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ سری کنٹھ: تو میں کیا کروں؟ آنندی: اندر بلا لو، میری زبان میں آگ لگے، میں نے کہاں سے یہ جھگڑا اٹھا لیا۔ سری کنٹھ: میں نہیں بلانے کا۔ آنندی: پچھتاؤ گے، انہیں بہت گلان آ گئی ہے، ایسا نہ ہو کہیں چل دیں۔ سری کنٹھ نہ اٹھے۔ اتنے میں لال بہاری نے پھر کہا: بھابھی بھیا سے میرا سلام کہیے گا، وہ میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے میں بھی اپنا منہ انہیں نہیں دکھاؤں گا۔ لال بہاری سنگھ اتنا کہہ کر لوٹ پڑا اور تیزی سے باہر دروازے کی طرف جانے لگا۔ یکایک آنندی اپنے گھر سے باہر نکلی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لال بہاری نے پیچھے کی طرف تاکا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا: مجھے جانے دو۔ آنندی: کہاں جاتے ہو؟ لال بہاری: جہاں کوئی میرا منہ نہ دیکھے۔ آنندی: میں نہ جانے دوں گی۔ لال بہاری: میں تم لوگوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ آنندی: تمہیں میری قسم، اب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ لال بہاری: جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے گا کہ بھیا کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا یا نہیں، تب تک میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گا۔ آنندی: میں ایشور سے کہتی ہوں کہ تمہاری طرف سے میرے دل میں ذرا بھی میل نہیں ہے۔ اب سری کنٹھ کا دل بھی پگھلا۔
انہوں نے باہر آ کر لال بہاری کو گلے لگا لیا اور دونوں بھائی خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ لال بہاری نے سسکتے ہوئے کہا، بھیا اب کبھی مت کہنا کہ تمہارا منہ نہ دیکھوں گا، اس کے سوا جو سزا آپ دیں گے وہ میں خوشی سے قبول کر لوں گا۔ سری کنڈ نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، للو ان باتوں کو بالکل بھول جاؤ، ایشور چاہے گا تو اب ایسی باتوں کا موقع نہ آئے گا۔ بینی مادھو سنگھ باہر سے آ رہے تھے، دونوں بھائیوں کو گلے ملتے دیکھ کر خوش ہو گئے اور بول اٹھے، بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، بگڑتا ہوا کام بنا لیتی ہیں۔ گاؤں میں جس نے یہ واقعہ سنا ان الفاظ میں آنندی کی فیاضی کی داد دی، بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔